Hello and welcome back you all to the Commerce Success. I'm Rahul Thakur, your economics teacher. So I hope you have liked our previous videos that we have covered on the macroeconomics for class 12th. And today the chapter that we are going to do is very important. Like without this thing, the topic that we are going to discuss, we cannot think of anything. है ना? क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है? Money. Chapter 5 that we are going to do is the money. And we cannot think anything without this money. पैसे के बिना कुछ भी नहीं है ना? इसके ऊपर कई सारे गाने भी बने हैं। यहाँ पे गांधी जी अपने, ठीक है, यहाँ 100 का नोट है। तो ये क्या है, चैप्टर आज हम पढ़ने वाले मनी के ऊपर। हम देखेंगे मनी की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को यदि आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हो तो उसे हम मनी कह सकते हैं। बट क्या हर चीज़ को हम मनी बना सकते हैं? है ना? यदि मैं सिंपल सा कागज़ का टुकड़ा आपको दे दूँ, मान लेते हैं ये सिंपल सा एक कागज़ का टुकड़ा है मेरे पास, कि मैं कहूँ इसे कि ये एक मनी की तरह काम करेगा या एक मनी है, तो क्या मनी होगा ये? होगा या नहीं होगा, इसको हम देखेंगे मनी की डेफिनेशन के साथ साथ। फिर हम ये भी देखेंगे मनी किस तरह से इवॉल्व हुआ है। जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी है, पहले हम क्या करते थे, सी सेल्स होते थे जिन्हें हम कौड़ी कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा ना, फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, तो वो जो सी सेल्स होते हैं कभी वो मनी का काम करते थे। फिर उसके बाद सील्स आई, मतलब जो मिट्टी के टुकड़े होते थे छोटे छोटे, उनको हम मोहर लगा के, स्टैंप लगा के उस पर, जो उसे हम एज ए यूज करते थे मनी के रूप में। फिर धीरे धीरे मेटेलिक मनी आता गया, जिसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, है ना, और भी अलग अलग मेटल्स का इस्तेमाल होने लगा। फिर आया नोटों का ज़माना, जो भी हम देख रहे हैं वहाँ पे हम मनी का है नोट के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, जो कागज़ का होता है और वो अपनी वैल्यू लिए होता है। फिर उसके बाद ज़माना आता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसको हम बोलते हैं प्लास्टिक मनी का। अब आ चुका है ज़माना किसका, डिजिटल मनी का, जहाँ पे आपके यूपीआई वॉलेट में या बैंक अकाउंट में वहाँ पे बैलेंस होता है, उसके थ्रू आप उसे ट्रांसफ़र करते हो या वहाँ पैसा आप रिसीव करते हो। और साथ में अब एक नया इवोल्यूशन आया है जिसको हम बोलते हैं ई करेंसी, जो कि बिटकॉइन के रूप में आपको देखने को मिलता है। बिटकॉइन के अलावा भी कई सारी जो अपनी अपनी जो कंट्रीज हैं, हर सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपनी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करता है, जो आपके जनरली वॉलेट में होता है। तो वो भी हमारा क्या है, एक तरह से मनी का ही न्यू फॉर्म है। तो हम देखेंगे मनी क्या है, मनी कैसे कैसे इवॉल्व हो के आई है, मनी की यूटिलिटी क्या है। एक्चुअली मनी की हम बात करें तो मनी चाहिए क्यों? यदि आपको कोई चीज़ खरीदना है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? मनी चाहिए। तो मनी हैव अ परचेजिंग पावर, ठीक है। अब यदि आपको कोई चीज़ किसी से लेनी है, दुकानदार से, तो पहले के टाइम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। आप किसी दुकान पे गए, मान लेते हैं आप कहीं पे आइसक्रीम लाने गए, तो आइसक्रीम के बदले आपने क्या किया, उन्हें कुछ सामान दे दिया। जैसे हमारे गाँव में मैंने देखा था क्या होता था कि हम उन्हें धान देते थे और धान के बदले वो हमें क्या करते थे, आइसक्रीम देती थी उतनी वैल्यू की। जैसे हमने आधा किलो या एक पाव के आसपास, है ना, 250 ग्राम के आसपास धान दिया, बदले में वो एक या दो आइसक्रीम दे देते थे। तो वो बार्टर सिस्टम था। बट अब वो चीज़ें नहीं चलती। क्यों? क्योंकि जो पहले के लोग थे उनकी भी यूटिलिटी भी बहुत कम थी, उनकी ज़रूरतें खुद भी कम थी। तो इसलिए वो क्या है, लिमिटेड चीज़ों में काम चला लेते थे। बट अब जो लोग हैं उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, उन्हें भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसलिए क्या है, वो बार्टर सिस्टम अब बहुत ही लिमिटेड हो चुका है। मान लो आपने किसी आदमी को धान देके कोई सामान खरीदा, अब उसे कोई और सामान खरीदना, मानते मोबाइल खरीदना है, तो वो मोबाइल की दुकान वाले को क्या देगा, ध्यान देगा? वो तो नहीं दे सकता। तो इसलिए क्या है, मनी इवॉल्व होता है, मनी की यूटिलिटी जैसे जैसे बढ़ती है, हमारे जो क्या कहते हैं, कंजम्पशन पर्पस जितने बढ़ रहे हैं, मल्टीपल पर्पसेज आ रहे हैं कंजम्पशन के, तो उसके साथ साथ चीज़ों की ज़रूरत बढ़ती है। एक्सचेंज सिस्टम और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। और उस एक्सचेंज सिस्टम को हम कॉम्प्लेक्स को ईजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे फॉर्म में, हमारे केस में क्या है, मनी है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं मनी किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन बार्टर सिस्टम की। बार्टर सिस्टम, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज कह सकते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक एक्सचेंज, है ना। सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। आपने क्या किया, एक गुड्स के बदले में दूसरा गुड दे दिया, ठीक है। जैसे अभी देखा होगा आपने, कई बार कई जगह पे ना गली में वो आता है, कुछ आपके पुराने मोबाइल फ़ोन ले लेता है, उसके बदले में वो आपको या बाल लेता है और उसके बदले में आपको कोई सामान दे जाता है। तो वो भी तो का बार्टर सिस्टम है। या फिर कई बार आप जाते हो, पुराना फ़ोन दे के आते हो मोबाइल शॉप पे, और बदले में एक्सचेंज में क्या करते हो, कुछ नया फ़ोन ले लेते हो, उसमें थोड़ी सी और वैल्यू अपनी तरफ से ऐड करके।
बट एक्सचेंजिंग द फोन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द बार्टर सिस्टम, क्योंकि आपने वहाँ पे क्या है कुछ ना कुछ चीज़ उसको दे रहे हो। तो कह सकते हैं हो सकता है आपने 8-10 फ़ोन ले लिए और उसकी बदले में जो टोटल वैल्यू हुई उसका आपने क्या किया, एक इकट्ठे करके एक मोबाइल ले लिया या कोई सामान ले लिया। तो सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर द गुड्स, ठीक है, वेयर देयर इज अ डायरेक्ट बार्टर of goods and services is called barter system। ठीक है, यहाँ पे देखो दो चीज़ क्या है, या तो आप गुड्स फॉर गुड्स दे रहे हो या फिर गुड्स दे रहे हो सर्विस के बदले में। ठीक है, पहले के ज़माने में कि मतलब बहुत पहले यदि आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ो तो वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि कई बार एज अ टैक्स किंग क्या करता था, आपसे कोई सर्विस लेता था। जैसे बोल दिया कि भाई आप जैसे राज्य की सफाई करनी है तो श्रम दान करके भी आप क्या कर सकते हो, अपना टैक्स भर सकते हो। श्रम दान के फॉर्म में भी आप अपना टैक्स भर सकते हो। और आप बहुत पीछे जाओगे, कई 20-25 साल पीछे भी, तो गाँवों में जब किसान होते थे वहाँ पे जब मजदूर काम करते थे खेतों में, तो उन्हें क्या होता था बदले में, उन्होंने सर्विस दी है ना, मेहनत किया वहाँ पे, मजदूरी किया, जो भी काम धाम किया, उसके बदले में उन्हें अनाज दिया जाता था। तो वो भी एक तरफ से क्या था, बार्टर सिस्टम का ही एक फॉर्म था। ठीक है, बट बार्टर सिस्टम में क्या है, बहुत सारी कमियां थी। कमियां हर सिस्टम में कमी होती है और उस कमी को सुधारने के लिए एक नए सिस्टम को बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम में क्या क्या कमी थी इसको हम देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ द बार्टर सिस्टम। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, सबसे पहला लिमिटेशन था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। क्या बोलता है ये कि लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ द वांट्स। मान लेते हैं जो चीज, जैसे आपने क्या किया, किसी को धान दिया या वीट दिया, पर वीट के बदले में आपने फिर कुछ ऐसा सामान लिया, जैसे मान लेते हैं आपने फ्रूट्स दिया, सेब दिया किसी व्यक्ति को, यहाँ पे आपने एप्पल दिया। ठीक है, और एप्पल के बदले में उसने आपको क्या किया, वीट दिया। मतलब कि यू हैव एप्पल टू ऑफर एंड दैट सेकंड पर्सन हैव वीट टू ऑफर। यदि आपको वीट के एप्पल के बदले में वीट की रिक्वायरमेंट है तो आप एप्पल देके वीट ले लोगे। बट यहाँ पे ऐसा सोचो कि आप एप्पल तो देना चाहते हो बट आप वीट नहीं लेना चाहते, क्यों, हो सकता है आपके पास पहले से वीट है। तो यहाँ पे क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं हो पाया, ये लैग कर गया। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है वो ऑफर करना चाहता है, हो सकता है वो चीज़ आप लेना ही नहीं चाहते। तो यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ वांट। यदि दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ठीक है भाई आपको मैं एप्पल दूंगा बदले में आप मुझे वीट दे दो, तो बात बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो ये बहुत बार इशू आता था। जरूरी नहीं है आप जब भी मार्केट में जाओ तो जो चीज़ आपके पास ऑफर करने के लिए है, या फिर जो सामने वाला ऑफर कर रहा है उसकी जरूरत आपको हो, या फिर जो चीज़ आप ऑफर कर रहे हो उसकी जरूरत सामने वाले को हो। तो यहाँ ये क्या था, एक सबसे बड़ा इसका इशू था, लैक ऑफ कोइंसिडेंस ऑफ द वांट्स। तो इसको हम देखते हैं मनी किस तरह से इस प्रॉब्लम को डील करता है। अब दूसरा जो यहाँ पे लिमिटेशन आता है बार्टर सिस्टम का, वो क्या है, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब ये क्या कहता है, लैक ऑफ कॉमन, जो सेकंड पॉइंट है वो है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, जैसे मान लेते हैं आप एक चेयर खरीदने गए मार्केट में, है ना, उसको चेयर मान लेते हैं आप एक बार के लिए, मान लीजिए चेयर है, या फिर एक हम ये क्या मान लेते हैं, ये स्टूल है, आप ये खरीदने गए, ठीक है, और बदले में आपको क्या चाहिए, आपको ये खरीदना है और आपके पास ऑफर करने के लिए मान लेते हैं एप्पल है,
फिर से, क्योंकि आप एप्पल के सेब के व्यापारी हैं। अब आपका सेब ज़्यादा वैल्यू रखता है या फिर ये चेयर वैल्यू ज़्यादा रखता है, आप कैसे डिसाइड करोगे इस चीज़ को? तो यहाँ पे ये क्या बहुत डिफिकल्ट होता था। जैसे अभी हम जानते हैं सेब को हम कह सकते हैं भाई चलो सेब 100 रुपये केजी है, तो इतने केजी सेब दे दो तो आपका काम बन जाएगा। अब हमने सेब की क्या की, एक मार्केट वैल्यू निकाली बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द डेट गुड्स। सिमिलर केस में हमने क्या किया, जो चेयर है उसकी भी क्या किया, अभी के प्रेजेंट टाइम में हमने क्या किया, डिमांड एंड सप्लाई से उसकी भी वैल्यू निकाल ली। बट जब बार्टर सिस्टम चलता था वहां पे ये चीज़ बड़ी मुश्किल होती थी मेजर करना कि आपका ऑफर क्या हुआ, चेयर महंगा है या मेरा ऑफर क्या हुआ, सेम महंगा है। तो यहाँ पे क्या है, अगेन लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। आप किस मेजर से माप रहे हो कुछ कह नहीं सकते आप, क्योंकि अभी तो हमारे पास रुपया है, डॉलर है, या जो मॉनेटरी करेंसी है उसकी मदद से आप मान सकते हो कि भाई हमारा जो चेयर है वो ज़्यादा महंगा है, आपका जो एप्पल है, सिंगल पीस ऑफ द चेयर एंड द सिंगल पीस ऑफ एप्पल में क्या है, चेयर थोड़ा महंगा है। उस टाइम ये चीज़ें फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी, तो ये भी क्या एक प्रॉब्लम हुआ करती थी, ठीक है, बार्टर सिस्टम की। अब हम तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का सीधा मतलब है वो पेमेंट जो आपको बाद में की जाएगी। जैसे मान लेते हैं आपने किसी से आज लोन लिया और आपने कहा मैं आपको 1 महीने बाद पैसा लौटा दूंगा, तो वो आपका क्या है, तरफ से डेफर्ड पेमेंट है जो आप फ्यूचर में पेमेंट करने वाले हो। बट जब आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे तो आप क्या कहोगे, मान लेते हैं आपने किसी से 1,000 रुपये उधार लिए, तो आप 1 महीने बाद भी उसे 1,000 रुपये ही दोगे और वो व्यक्ति भी आपसे 1,000 रुपये लेगा। हम इन केस मान लेते हैं यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, यदि इंटरेस्ट होगा भी तो मान लेते हैं 50 रुपये उसने इंटरेस्ट जोड़ लिया और 5% करके, तो आप उसको 1,050 दोगे। तो यहाँ पे एक वैल्यू फिक्स हो गई है कि 1 साल बाद दूं मैं या 2 साल बाद दूं, जो मैंने आपसे 1,000 रुपये लिए थे मैं आपको वो 1,000 रुपये ही लौटाऊंगा। यदि हम इंटरेस्ट को छोड़ दें, अभी यदि इंटरेस्ट को जोड़ते हैं तो इंटरेस्ट एक अलग फैक्टर है। बट जब हम यदि बात करते हैं लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट इन द बार्टर सिस्टम, तो वहां पे अभी मैंने आपको क्या किया, कुछ साल पहले मान लेते हैं या 1 महीने पहले या 1 साल पहले मैंने आपको बहुत सारे एप्पल्स दिए थे। अब इसको मैं किस तरह से आप उसे कैसे पे करोगे कि मैंने जो आपको 100 एप्पल्स देते हैं 4 से, आई हैव गिवन यू 100 एप्पल्स। अब जब आप मुझे 1 महीने बाद वापस करोगे तो क्या मुझे आप 100 ही एप्पल दोगे, 100 से कम दोगे या 100 से ज़्यादा दोगे? ये एक बड़ा ही ना सिस्टम बड़ा बेकार होता था। ऊपर से यहाँ पे एक और सिस्टम था कि मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है ना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, बार्टर सिस्टम को और ही प्रॉब्लमेटिक बनाती थी। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जैसे अभी हमें पता है कि 1,000 रुपये लिए हैं, तो 1 साल बाद भी, 2 साल बाद करूँ या 1 महीने बाद करूँ या 1 दिन बाद करूँ, मुझे 1,000 रुपये की ही पेमेंट करनी है। बट जब हम इसमें बात करते हैं बार्टर सिस्टम में, वहाँ पे एक बड़ा कन्फ्यूजन रहता था कि अभी मैंने आपसे 100 एप्पल्स लिए हैं, तो क्या मैं कुछ समय बाद 100 एप्पल्स ही वापस करूँगा, या 100 एप्पल्स के बदले मैं आपको क्या है कुछ वीट दे रहा हूँ तो उतना ही वीट वापस करूँगा। तो ये चीज़ें भी इशूज आते थे वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चौथा और प्रॉब्लम है लैक ऑफ कॉन्सिडेंस के बाद, एंड लैक ऑफ कॉन्सिडेंस, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई हम कह सकते हैं कि मॉडर्न फिनोमिना है, बट कहीं ना कहीं एंशिएंट टाइम में भी डिमांड एंड सप्लाई का किसी न किसी फॉर्म में यूटिलाइजेशन रहा होगा। जैसे मान लेते हैं बहुत ज़्यादा खेती हो गई है, तो ऑब्वियस ही बात है सबके पास धान ऑफर करने के लिए होगा, सबके पास वीट ऑफर करने के लिए होगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसका डिमांड में डिक्लाइन आएगा। बट अब यहाँ हम देखते हैं लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब जैसे क्या किया आपने, सेविंग की, है ना, और सेविंग करके आपने पैसे को स्टोर कर लिया, काइंड ऑफ आपने अपने सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में या स्टॉक्स में पैसे लगाए और इसको स्टोर कर लिया फ्यूचर के लिए। बट वहाँ पे आप कैसे स्टोर करोगे, वहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं। मान लें आपने एप्पल बना लिया, एप्पल मतलब आपके पास ग्रो हुआ, तो आप एप्पल के फ्यूचर के लिए बचा के रखोगे कि भाई मैं फ्यूचर में मुझे 2 साल बाद पेमेंट करनी होगी, अच्छा सेब बचा के रख लेता हूँ, सेब से पेमेंट करूंगा। पॉसिबल ही नहीं हो, सेब खराब हो जाएगा। आपके पास वीट है या बार्ली है या किसी भी तरह का कोई भी चीज़ है, तो आप क्या उससे बचा के रख लोगे कि अच्छा जी मैं इसको तो 2 साल बाद या 3 साल बाद इसको मैं एज अ पेमेंट यूज़ करूंगा, जब मेरी बेटी की शादी होगी या बेटे का शादी होगा तब मैं करूंगा यूज़? ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट मॉनेटरी सिस्टम में ये चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये 4 चीज़ें मिलकर क्या होती हैं
लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम बनाती हैं। अब इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आता है हमारा सुपर हीरो, जो कि है मनी। ठीक है, अब इसको भी हम देखते हैं मनी की डेफिनेशन क्या है। ये आप लोग देख रहे हो और इसको आप ढंग से उतार लो। ये क्विक रिवीजन के लिए आपकी जो भी मैं चीज़ें बोर्ड पे लिखता हूँ, ये क्विक रिवीजन में आपके बहुत काम आने वाला है, तो इसको लिख लो आप लोग। ठीक है, अब हम देखते हैं मनी क्या है। जो हमारा मसीहा है ना मनी, जिसने इन सभी प्रॉब्लम से ओवरकम करने में हमारी हेल्प की है, वो एक्चुअली करता क्या है। ये साउथ की फिल्मों की तरह डायलॉग मारता है या असली में भी इसकी कुछ यूटिलिटी है, इसको अब देखते हैं हम। तो मनी को हम यहाँ डिफाइन करते हैं। तो मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग, बोर्ड पे हो सकता है कई बार कुछ चीज़ें लिखी हुई समझ ना आ रही हो, तो मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ साथ साथ, तो आप उसको भी नोटिस कर सकते हो। ठीक है, तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value, and mean for standard of deferred payment। तो मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड। देखो जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पहली बात तो क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। दूसरा आता है मेजर ऑफ वैल्यू है। तीसरा आता है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू है। चौथा क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है। देखो बार्टर सिस्टम की हमने चार कमियां देखी, चार लिमिटेशन देखी, और मनी की डेफिनेशन में उन क्या क्या उन सभी चार चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दिया। मनी की जो डेफिनेशन है वही बता रहा है कि मनी क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो इसने मनी की डेफिनेशन में सारी चीज़ें बता दी, क्योंकि हमने देखा मनी का इवोल्यूशन इसलिए किया गया ताकि जो भी बार्टर सिस्टम में कमियां हैं, जो भी शॉर्ट कमिंग्स या लिमिटेशन है, उसको यहाँ पे ओवरकम किया जाए। और उसकी डेफिनेशन ने हमें ये चीज़ बता दी कि ये क्या क्या चीज़ें कर सकता है। तो मैं इन चीज़ों को एक बार लिख देता हूँ कि फंक्शन ऑफ मनी क्या है। और ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे अब लिखने की जरूरत नहीं है कि फंक्शन ऑफ मनी क्या है, क्योंकि जो जो चीज़ें आपने देखी लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम है, आप उन लिमिटेशंस को यदि मनी की स्ट्रेंथ बना दोगे तो वो सारी चीज़ें काम आ जाएगी। इट इज क्या, जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि आपको किसी से कोई सामान लेना है तो आप जाके मनी दे दो उसको, है ना। आपने 100 रुपये का नोट दिया, 1000 रुपये का नोट दिया, या कोई भी आपने करेंसी दी उसको। अब यदि वो आगे जब सामान खरीदेगा तो ऐसा नहीं कि उसके पास धान रखा है या फिर वीट रखा है या एप्पल रखा है या टेबल रखा है, स्टूल रखा है या चेयर है, उसको जाके देगा तभी सामान लेगा। नहीं, आपने उसको पैसा दिया, नाउ द पर्सन हैव गॉट द मनी, ही हैव द मनी नाउ ही विल गिव दिस मनी टू द नेक्स्ट पर्सन एंड ही विल गेट द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो आप पैसा दो और गुड्स एंड सर्विसेज लो। यहाँ पे कोई बार्टर का लफड़ा ही नहीं है, क्योंकि सब एक ही चीज़ एक्सेप्ट करते हैं एज अ पेमेंट। वो क्या है? हमारा मनी। ठीक है, आपको कुछ भी लेना है आप मनी एज अ पेमेंट यूज करो, आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास धान है, आप डबल कोइंसिडेंस का यहाँ पे केस ही नहीं रहा कि आपको धान देना पड़ेगा। अच्छा, तो वो व्यक्ति उसको धान की जरूरत होनी भी चाहिए। यदि आपके पास सेव ऑफर करने को है तो अच्छा, वो व्यक्ति जो है वो सामने वाला सेव लेने वाला भी होना चाहिए, नहीं तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगा। बट यहाँ पे क्या है, यू आर फ्री फ्रॉम द लैक ऑफ कोइंसिडेंस, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, क्योंकि सबको मनी चाहिए ही चाहिए, और वो मनी लेके आगे पेमेंट करेगा और उससे उसका काम बन जाएगा। फिर क्या आता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने देख लिया। मेजर ऑफ वैल्यू, अब किसी चीज़ को आराम से हम वैल्यू कर सकते हैं। जैसे एक समोसा 15 रुपये का है, एक ब्रेड पकौड़ा 25 का है, 30 का है ना। छोले भटूरे 70 रुपये प्लेट है, तो उसी को मेजर कर सकते हैं। एक आईफोन मान लेते हैं 1 लाख का है, तो उसकी मेजर ऑफ वैल्यू हम आराम से कर सकते हैं ना। इस तरह से आप उसको आराम से मेजर ऑफ वैल्यू भी कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे मैंने कहा, आप अपने फिक्स अकाउंट में, है ना, एफडी में या सेविंग अकाउंट में या किसी और तरह के जो भी आपके पास अकाउंट्स हैं, या आपने घर में ही कुछ सेव कर रखा है पिगी बैंक में, तो वहाँ पे आराम से आप स्टोर कर सकते हो उस वैल्यू को, और वो वैल्यू डिग्रेड भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू जो आपने पैसा सेव किया वो खत्म हो जाएगा, है ना। वो अलग बात है जब रात को मोदी जी आएंगे और बोलेंगे भाई और बहनों, आज से सभी नोट, है ना, लीगल टेंडर नहीं होते हैं,
अब ये वर्ड लीगल टेंडर क्या है इसको भी देखेंगे हम। तो ये बात यहाँ पे आती है, स्टोर ऑफ वैल्यू आप आराम से कर सकते हो फ्यूचर पेमेंट्स के लिए, ठीक है। मान लो आपको अपने पढ़ाई के लिए पैसा बचाना है, या किसी चीज़ के लिए, आपको फ़ोन के लिए, किसी लैपटॉप के लिए, या आपको कोई व्हीकल लेना है उसके लिए, तो आप आराम से उसको कर सकते हो। या फिर आपको, ठीक है, कुछ कपड़े लेने हैं या डेट पे जाना है, तो आप इसको कर सकते हो। मीन फॉर द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और वही हमने कहा था कि जब मैंने आज किसी से 1000 रुपये लिए हैं, मुझे उसको कल लौटाना है, तो मैं कितने लौटाऊंगा? मैं 1000 ही लौटाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना पेमेंट वापस करने वाला हूँ। तो मैंने जब किसी से 1000 रुपये लिए हैं, तो मुझे पता है मुझे उसको कितने लौटाने हैं, कुछ साल बाद 1000 रुपये ही लौटाने हैं, क्योंकि मैंने उससे 1000 रुपये ही पेमेंट लिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आता है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब इसके अलावा कुछ और टर्मोलॉजी हैं, उन पे हम देखते हैं थोड़ा सा, जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले आता है लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी का मतलब क्या होता है, लीगली क्या चीज एक्सेप्टेड है एज ए मनी। जैसे मान लेते हैं ये कागज है, इस कागज पे मैंने लिख दिया 1000 रुपया, इस कागज पे मैंने लिख दिया 1000 रुपये। अभी देखो गवर्नमेंट कहती है देखो भाई इस तरह के लिखे हुए कागज आज से एज अ करेंसी यूज होंगे, तो यही क्या हो जाएगा, हमारी करेंसी हो जाएगी, हमारा नोट हो जाएगा। बट क्या गवर्नमेंट इसको यूज करेगी? नहीं ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। बट जो हमारे पास 100 का नोट है, 500 का नोट है, जो हम यूज करते हैं इंडिया में, जो हमारी इंडियन करेंसी है रुपी, वो एक लीगल टेंडर करेंसी क्या है, उस करेंसी को गवर्नमेंट ने बोला भाई देखो ये जो 100 का नोट है ना, आप इसको एज अ पेमेंट यूज करोगे, ठीक है। अब यदि वहीं पे डॉलर आप लेके जाओगे किसी दुकान पे, बोलोगे भाई ये ले 100 का डॉलर और मुझे सामान दे दे, तो वो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा भाई देखो ये जो आपने करेंसी मुझे दी है ये इंडिया में वैलिड नहीं है, इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है, इंडिया में मॉनेटरी एक्सचेंज में वो चीज़ नहीं चलती है। तो कह सकते हो जो डॉलर है वो क्या लीगल टेंडर नहीं है हमारे इकोनॉमी में नॉर्मल यूज के लिए। आप फॉरेक्स में जा सकते हो वो अलग चीज़ है। बट वो क्या लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी क्या होता है, जो गवर्नमेंट ने जिस चीज़ को लीगल बोल रखा है, लीगलाइज कर रखा है, वो आती है मनी। अब ऐसा आप देखते हो कई बार नकली नोट होते हैं, तो नकली नोट को हम नकली नोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि लीगलाइज नहीं है ना, वो चीज़ ऑथराइज नहीं हो रखी है, आपने उसको कॉपी किया है। पर गवर्नमेंट जब छापती है नोट या बनाती है, तो गवर्नमेंट ने एक फॉर्मेटिंग बना रखी है, कहा इस तरह की जो नोट होंगे, और जो ये अथॉरिटी छाप के देगी, जैसे हमारे केस में क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छाप के देता है नोट, तो वही क्या लीगल टेंडर माना जाएगा। बाकी इसके अलावा और जो नोट हैं वो लीगल टेंडर नहीं माने जाएंगे। जैसे अब पुराने ज़माने की हम बात करें, तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, जो उनका कॉइन होता था ना, उस कॉइन पे राजा का वो होता था, फोटो होती थी राजा की, मतलब छाप की मुद्रा है ना। जैसे आप देखते हो एक के सिक्के पे ठेंगा बना होता है, मतलब अंगूठा बना होता है, और दो पे ऐसे कुछ बना होता है, इस तरह से बारली होता है कहीं बना हुआ, कहीं हमारे अशोक स्तंभ का चिन्ह बना होता है। तो इस तरह से पुराने जमाने में भी क्या होता है, राजा का बना होता था चिन्ह। तो जिस भी राजा का राज्य है तो वो उसका चिन्ह बना होगा, मतलब कि इस राजा के राज्य में, इस उसके रूल में ये वाली करेंसी ही वैलिड है। अदरवाइज यदि आप दूसरी करेंसी लेके आ जाओगे, तो वो क्योंकि गोल्ड की करेंसी होती तो एज अ गोल्ड तो एक्सेप्टेड है, क्योंकि गोल्ड है। बट क्योंकि वो राजा के रूल में नहीं है, तो वो इस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि लीगल तो ये है जिस पर राजा का मोहर हो, राजा के निशान हो, ठीक है। तो हमारे इंडिया में हम कौन सी करेंसी एक्सेप्ट करते हैं, जिसपे लिखा होगा मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का, है ना, क्या वचन देता हूँ काइंड ऑफ, तो वो हमारा लीगल टेंडर करेंसी होगा, ठीक है। अब इसको हम आगे देखते हैं डेफिनेशन में किस तरह से। पहली चीज है लीगल टेंडर मनी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लीगलाइज मनी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, कैन बी यूज फॉर can be used for discharge of a debt up to certain limit, ठीक है। तो लीगल टेंडर मनी क्या है, सीधी बात है, कोई भी मनी जो गवर्नमेंट ने लीगल कर रखी है उसका जब आप यूज करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली ये हटा देंगे, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीगलाइज मनी बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोला ये नोट चलेगा तो वही नोट चलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं चलेगा।
फिर इसमें दो टर्म आती हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर और दूसरा इसका भाई आता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। देखो लिमिटेड लीगल टेंडर में क्या है कि आपके पास जो करेंसी है आप उसको पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो एक लिमिटेड अमाउंट तक। जैसे कि कई बार आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे जहाँ पे कोई व्यक्ति कोई एक आदमी है वो गाड़ी खरीदने गया है और उसने गाड़ी खरीदने के लिए बहुत सारे सिक्कों में पेमेंट कर दिया है ना, बहुत सारे कॉइन्स ही कॉइन्स दे दिए हैं। तो उस केस में क्या है, वो जो कार का जो शोरूम का ओनर है वहाँ पे जो भी सेल्स पर्सन है वो ऑब्लाइज नहीं है कि वो सारी पेमेंट, मान लो 5 लाख की गाड़ी है तो 5 लाख की 5 लाख पेमेंट सिक्कों में ले। वो अप टू सर्टेन लिमिट 1000, 2000, 10, 20 या 100 तक वो लेने के लिए लीगलाइज है। नहीं लेगा तो उसके ऊपर केस भी हो सकता है। बट वो ऑब्लाइज नहीं है कि भाई मैं लूंगा ही लूंगा, वो चाहे तो मना कर सकता है, भाई वी विल नॉट टेक पेमेंट इन द करेंसी, मतलब दैट इज द कॉइन करेंसी, कॉइन में मैं पैसा नहीं लूंगा आपसे पेमेंट। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो बाकी अमाउंट है नोट्स है इनमें देना पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर। मतलब करेंसी क्या लिमिटेड लीगल है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा बट अप टू सर्टन लिमिट। ऐसा नहीं कि सारी की सारी पेमेंट आप कॉइन्स में ही कर रहे हो, तो वो नहीं है। वो चाहे तो मना कर सकता है, चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है, चाहे तो मना भी कर सकता है। और इस तरह दूसरा क्या आता है, हमारे पास अनलिमिटेड लीगल टेंडर आता है। जैसे हमारे 1000, 500, 20, 10 के नोट्स हैं, उसमें आप चाहो जितनी पेमेंट करना चाहो उतनी पेमेंट कर सकते हो, लाखों करोड़ों की भी। कोई जो सामने वाली पार्टी है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को एतराज नहीं कर सकता है कि भाई आपने मुझे सिर्फ 10-10 के नोट क्यों दे दिया, 500-500 के नोट क्यों दे दिया, 100-100 के नोट्स क्यों दे दिए। उसमें आप जितनी चाहो उतनी पेमेंट कर सकते हो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। मतलब अनलिमिटेड अमाउंट कैन बी पेड इन दिस डेनोमिनेशन। जब आप बैंक में ना एटीएम में पैसा निकालने जाओगे तो वहां पे आपसे पूछता है चूज द डेनोमिनेशन, मतलब आप जो पैसा निकालना चाहते हो वो किस डेनोमिनेशन में करना चाहते हो, 100-100 के नोट्स निकालना चाहते हो या 500-500 के नोट निकालना चाहते हो। तो यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर की हम जब बात करते हैं तो उसमें अनलिमिटेड उस डेनोमिनेशन में अनलिमिटेड पेमेंट की जा सकती है, और इसमें क्या है अनलिमिटेड पेमेंट नहीं की जा सकती, अप टू लिमिटेड पेमेंट ही की जा सकती है। ठीक है, अदरवाइज वो क्या है, लीगली ऑब्लाइज नहीं है, चाहे तो ले सकता है ना चाहे तो उस पर कोई ऑब्लाइज नहीं है। फिर इसका एक दूसरा डेफिनेशन आता है नॉन लीगल टेंडर। अब इसको जैसे नॉन लीगल टेंडर वर्ड सुनोगे ना, नॉन लीगल टेंडर, करेंसी विच इज लीगली नॉट एक्सेप्टेड। अब आप लोगों ने देखा होगा 8 नवंबर 2016 8 बज के, है ना, 8 बजे मतलब रात्रि में, संध्या वाले में मोदी जी टीवी पे आते हैं और कहते हैं भाई और बहनों आज से हमारे पुराने 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। वो ये बोलते हैं नॉन लीगल टेंडर रहेंगे, मतलब कि जो पुरानी करेंसी है वो अब लीगली वैलिड नहीं रहेगा। मतलब कि आप पुरानी करेंसी पेमेंट करने जाओगे किसी को तो वो पर्सन नहीं लेगा। क्यों, यदि वो नहीं लेगा तो आगे भी वो जिसको पेमेंट करेगा वो भी नहीं लेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट उसको अनलीगल बनाती है कि भाई ये करेंसी रखना आपकी तरफ से गुनाह तो नहीं है कोई, बट वो पेमेंट के लिए यूज नहीं की जा सकती। क्योंकि आप वो पेमेंट कहाँ लोगे, मान लेता हूँ मैंने किसी को 500 रुपये का नोट दिया, वो तो लेगा नहीं पहली बात। चलो उसने ले लिया तो वो किसको देगा, वो आगे पेमेंट करेगा उस पैसे का। ऐसा तो है नहीं कि एंटिक पीस बना के रखेगा, वो आगे पेमेंट करेगा, वो आगे पेमेंट करेगा, वो भी कहीं आगे पेमेंट करेगा। इस तरह से हर स्टेज पे ऑफ पेमेंट पे आप देखोगे वो नॉन लीगल टेंडर मनी क्या है, रिजेक्ट होगा, उसे नहीं दिया जाएगा। क्योंकि एक ना एक स्टेज आएगा जहाँ पे बैंक में जाएगा कोई ना कोई व्यक्ति इसको जमा कर दे, तो वो क्या है नॉन लीगल टेंडर। भाई ये करेंसी लीगल नहीं है, हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि मैं तो ले लूंगा, कोई और नहीं लेगा। जब कोई और मेरी पेमेंट मुझसे वो पेमेंट लेगा ही नहीं, वो नोट लेगा ही नहीं, तो मैं उससे आगे से क्यों लूँ, है ना। जैसे एक और केस आता है इंडिया में, आप देखोगे छोटे वाला एक का सिक्का आता है जिसे लोग जल्दी लेते नहीं है। वो सोचते हैं कि ये नकली नोट सिक्का है, चलेगा नहीं, पर एक्चुअली वो लीगल टेंडर है और वो चलेगा भी। बट वही है कि हमारे अंदर इतना रिलक्टेंट आ चुका है कि कोई लेता नहीं है, इसलिए हम नहीं लेते हैं। सब लेना शुरू कर देंगे तो आराम से वो करेंसी भी चलेगा। तो नॉन लीगल टेंडर का मतलब क्या है, करेंसी विच इज लीगली नॉट एक्सेप्टेड। और लीगली क्या है, करेंसी को बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा डेफिनेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, what is the limitation of the barter system, then how we can eliminate those limitations by the mean of the money, what is the definition of money, what is the functions of money, and now there are types of money, legal tender, non legal tender। और भी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, कुछ सारी चीज़ें बताई थी। जैसे कि पेपर करेंसी क्या होती है, जो नोट हमारे पास है उसको हम पेपर करेंसी बोलते हैं, जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है,
एक आता है फिएट करेंसी आता है, उसी को फिएट करेंसी भी कहते हैं, जो पेपर करेंसी है। फिएट करेंसी क्यों? क्योंकि देखो वो जो नोट है, कागज है, इस कागज की अपनी कितनी वैल्यू है? जीरो, शून्य, कुछ नहीं। यदि इसको आप रद्दी में बेचोगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसको बोलते हैं फिएट करेंसी, ठीक है। पर पहले जो गोल्ड कॉइन होता था ना, चाहे आप उसको क्या बोलो, चाहे आप उसे एज अ गोल्ड बेचो, चाहे आप एज अ करेंसी बेच दो, आपको पेमेंट उतनी ही वैल्यू की मिल जाएगी। जैसे मान लो एक सिक्का है, सोने का सिक्का है, इसको मार्केट में बेचने से 50,000 रुपये का मुझे पेमेंट मिल, 50 रुपये का बिकेगा, तो वो पेमेंट भी कितने का करेगा? 50,000 का ही करेगा वो। मतलब आपको 50,000 की पेमेंट करनी, तो आप क्या करो, एक सोने का सिक्का दे दो, मतलब वो सोने का सिक्के को एज ए गोल्ड बेचो या एज अ कॉइन दो, मतलब कि भाई ये 50,000 का नोट रख ले, 50,000 का पेमेंट कर ले, वो सेम रहेगी। बट इसमें क्या है, जो कागज है इसकी वैल्यू क्या है? जीरो कह सकते हो। प्रिंटिंग में कॉस्ट आती है 1-2 रुपये, 3 रुपये जो आती है वो अलग बात है, बट एज पर इस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। बट इस पेपर पे जो अमाउंट लिखा हुआ है, और गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इसको लीगलाइज कर रखा है, गवर्नमेंट ने बैक कर रखा है इसको, तो इसलिए क्या है, ये लीगल है और एक्सेप्टेड है। इसकी फुल बॉडी, इसको बोलते हैं मनी, क्या बोलते हैं? फुल बॉडी मनी बोलते हैं गोल्ड को, फुल बॉडीड मनी। क्यों? क्योंकि जो बॉडी है ना, मतलब जो कॉइन है, वो अपने आप में 50,000 की वैल्यू लेके रखता है। यदि आप उसे मिटा दोगे ना, कुछ भी मत लिखो, जो भी 50,000, 60,000 जो भी लिखा वो मिटा दो, तब भी वो सिक्का 50,000 का है। यदि इस पर जैसे मैंने 1,000 रुपये फाड़ दिया ना, 1,000 रुपये को ऐसे ऐसे मिटा दिया, इस पेपर की वैल्यू क्या, जीरो हो जाएगी। बट पेपर की वैल्यू बनी रहे, इसलिए क्या करता है आरबीआई, जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो हमें ये गारंटी देता है, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप, कई बार लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि आप ये 1,000 रुपये या 500 रुपये लेके जाओ रिजर्व बैंक में, बदले में रिजर्व बैंक आपको क्या करेगा, 500 रुपये का गोल्ड दे देगा, है ना, या कुछ दे देगा। नहीं, आपको रिजर्व बैंक ये वादा करता है कि ये करेंसी, दिस करेंसी कैन बी यूज फॉर परचेजिंग पावर। आप इस करेंसी को लेके मार्केट में जाओ और आपको जो भी सामान खरीदना है वो खरीद लो, आपको कोई भी व्यक्ति 1,000 रुपये का सामान दे देगा, फिर वो व्यक्ति उसी नोट को कहीं और यूज करेगा तो उसे भी मिल जाएगा। तो ये चीज़, ये क्या करता है, ये मनी जो है आपको गोल्ड का कॉइन या कुछ इस तरह का बैक नहीं करता कि भाई मैं सिक्का दे दूंगा, पैसा दे दूंगा, बट वो कहता है आप ये लेके जाओ मार्केट में, आपको इतने रुपये का सामान मिल जाएगा। तो ये क्या है, परचेजिंग पावर गारंटी करता है कि आप जाओ ये सामान लेके, आपको ये सामान इतने का वैल्यू का मिल जाएगा। इट गारंटीज परचेजिंग पावर। हैव यू गॉट माय पॉइंट? है ना, इट गारंटीज, हैव यू गॉट माय पॉइंट? इट गारंटीज परचेजिंग पावर बाय द आवर डियर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे ये कुछ भी चीज़ नहीं करता है, ठीक है। अब बैंक मनी क्या होती है? जो भी पैसा हमारा बैंक में जमा है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक मनी बोलते हैं। उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो भी हमारी इकोनॉमी है उसमें मनी को ब्लड ऑफ द इकोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारी ब्लड में, हमारे जो बॉडी में क्या है, ब्लड है जो न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। इसी तरह जो इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे इकोनॉमी के अंदर जो मनी है एज अ ब्लड की तरह काम करता है, इसलिए कई बार हम इसको बोलते हैं मनी सप्लाई या मनी सर्कुलेशन ही बोलते हैं। बैंक मनी क्या बोलता है? डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। देखो कॉमर्शियल बैंक का क्या मतलब है, पहले देखो डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब है वो पैसा जो आपने बैंक में जमा कर रखा है और इसको जब चाहो आप तब निकाल सकते हो, इसको क्या बोलते हैं हम? डिमांड डिपॉजिट। जैसे आपके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं, जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जो बैंकिंग वाला है, उसमें आप अप टू सर्टेन लिमिट, है ना, अप टू सर्टेन लिमिट आप कभी भी निकाल सकते हो। यदि वहां पे आपका, ये हमारा ये सेविंग अकाउंट है, तो यदि आपका करंट अकाउंट है तो आप अनलिमिटेड अमाउंट, जो भी जितना आपके बैंक में पैसा है उसको जितना भी है सब आप एक साथ निकाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है उसको। तो इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, मतलब ऐसा बैंक खाता जहाँ पे आप पैसा अपनी मर्जी से जब चाहो जितना भी चाहो निकाल सकते हो, अप टू सर्टेन लिमिट। इन द केस ऑफ सेविंग अकाउंट एंड अनलिमिटेड अप टू द करंट अकाउंट, इन केस आपके अकाउंट में पैसा अनलिमिटेड होना चाहिए। दूसरी बात होती है कॉमर्शियल बैंक का क्या मतलब है। यहाँ पे कोई भी बैंक जहाँ पे आप खाता खुलवाते हो, अपना सेविंग अकाउंट रखते हो, पैसा जमा करते हो, जहाँ से लोन लेते हो,
उन सभी बैंक्स को क्या बोलते हैं हम? कॉमर्शियल बैंक्स कहे जाते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक का काम यही है, नाम भी यही है। उन सबको क्या बोलते हैं? कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, इन बैंकिंग को हम पूरे जो बैंकिंग का पूरा स्ट्रक्चर है, किस तरह से बैंकिंग काम करती है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, जो कि हमारा बैंकिंग का है। फिलहाल के लिए यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आता है मनी सप्लाई का, इसको हम समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ों की सप्लाई होती है इकोनॉमी में, ताकि उसी की डिमांड और सप्लाई को मैच किया जा सके। इसी तरह हमारी इकोनॉमी में क्या है? मनी सप्लाई है। अब मनी सप्लाई को समझते हैं। देखो, इट रेफर टू द इट refers to total volume of money held by public at a particular point of time in an economy। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? इट रेफर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। मतलब एक इकोनॉमी के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, देखो ये एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है, हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, स्टॉक एंड क्या था हमारा? फ्लो। स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल। तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा है। तो ये हमारा क्या है? स्टॉक है। तो क्या एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे सबके पास कितना रुपए थे? अभी की अभी मैंने पूछा कि बताओ आपके पास कितने रुपए हैं? आपने कहा जी 5,000 रुपए हैं। तो वही आपका क्या है? मनी सप्लाई हो गया। आपके केस में इंडिविजुअल मनी सप्लाई मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से देश में जितने भी लोग हैं उन सबको जोड़ दो, उनके घर में कितना पैसा है, उन्होंने बैंक अकाउंट में कितना पैसा जोड़ रखा है, इसके अलावा कुछ और भी कंपोनेंट्स आते हैं, उन सबको जोड़ दोगे तो उन सबको मिला के हम देखते हैं जितना ही पैसा आएगा उन सबको क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई। अब ये कंपोनेंट कौन कौन से इसको देखो। अब ये पहला आता है मनी हेल्ड बाय पब्लिक, जो कॉमन पब्लिक है उसके द्वारा हम उसको बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है? ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये मैंने बताया था आपको भी कि ये मनी सप्लाई का एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स देखो एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ एमएस, एमएस मतलब मनी सप्लाई। ठीक है, अब पहला कंपोनेंट क्या होता है? करेंसी विद पब्लिक। ठीक है, अब ये करेंसी विद पब्लिक, पब्लिक के पास अभी कितना रुपया है उनके पास, मतलब कैश में, घर पे, बैंक में नहीं, कैश में उनके पास कितना रुपया है। ठीक है, अब वो 1 रुपये से लेके हमारे पास जो 500 तक के नोट है उन सबको गिन लिया जाएगा। ठीक है, इन सबको हम यहाँ पे काउंट करते हैं। दूसरा आता है हमारे पास डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, कि बैंक में जो पब्लिक ने अपना पैसा जमा कर रखा है ना, उसकी बात हम कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, उसका क्या था? इसमें दो चीजें हमें बताया था, सेविंग अकाउंट प्लस करंट अकाउंट। देखो दो तरह के और अकाउंट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट भी होता है, प्लस में रिकरिंग डिपॉजिट होता है। फिक्स डिपॉजिट में आप क्या करते हो? पैसे को एक साथ जमा कर देते हो बैंक में, और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है? आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, मैच्योर हो जाएगा, और इसमें आपको एक साथ ही अमाउंट जमा करना पड़ता है। बट रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? सेम होता है एफडी की तरह, बट इसमें जो आपको पैसा जमा करना है वो एक बार ना करके आप हर महीने, जैसे हम किस्तों में देते हैं, इस तरह से पैसा जमा करोगे, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये भी मैच्योर होगा और आपको पूरा इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, मैंने क्या कहा? करेंसी विद पब्लिक, हेल्ड विद पब्लिक, मतलब उनके जेब में कितना पैसा है। दूसरा क्या? डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, मतलब पब्लिक का पैसा कितना, बैंक में कितना है। और तीसरा कंपोनेंट इसमें क्या आता है? और तीसरा कंपोनेंट इसका आता है अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके पास क्या होता है? बहुत सारे
अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को छोड़ दे इसके अलावा बहुत सारे हमने अपना खाता खुलवा रखा है नॉर्मल बैंक में, नॉर्मल कमर्शियल बैंक में, ठीक है। इसी तरह आरबीआई के पास भी बहुत से लोगों ने पैसा जमा किया होता है, तो उनको जब जोड़ते हैं तो वो भी क्या हमारा मनी सप्लाई का पार्ट हो जाता है। इसके अलावा जो और भी कंपोनेंट्स होते हैं हम उसको बोलते हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस बैंक में जो पैसा होता है उनको भी हम इसमें जोड़ते हैं। बट ये सारे क्या है कंपोनेंट्स नहीं बनाते हैं, मतलब ये सारे कंपोनेंट्स तो हैं पर ये भी अलग अलग तरह से मेजर किए जाते हैं, ठीक है। इसको भी हम एक बार देखते हैं। देखो ये सारी चीज़ें क्या है मनी सप्लाई का पार्ट बनती हैं, बट इसमें भी क्या है फिर सब कैटेगराइजेशन है। जैसे आप पहले इन दो कैटेगरी को बनाओगे तो एक तरह की मनी सप्लाई बनेगी, आप इन एक दो तीन एक दो चार को बनाओगे तो एक अलग तरह का कैटेगराइजेशन बनेगा, फिर इसमें कुछ और चीज़ों को जोड़ोगे तो एक अलग तरह से कैटेगराइजेशन बनेगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई के कई सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है, पर इसके अलावा हमने कुछ कैटेगराइजेशन कर रखा है जिसको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई को मेजर्स क्या क्या किया जाता है, और कंपोनेंट का मतलब है उसमें क्या क्या चीज़ों को किन किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। तो मैंने आपको रफली ये 3-4 चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा भी एक दो चीज़ें और होती हैं, बट हमें उतना डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई। आओ इसको देखते हैं मेजर ऑफ मनी सप्लाई को। देखो मेजर ऑफ मनी सप्लाई को हम इस तरह से मेजर करते हैं। पहला आता है ऐसे बोलते हैं, नाम दिया M1, फिर नाम दे दिया हमने M2, फिर नाम दे दिया M3, फिर नाम दे दिया M4, ठीक है। तो इस तरह से हमने 4 नाम दे रखे हैं, बट ये चीज़ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये बाकी जो 3 है नीचे के, तो इसलिए हम इन्हें नहीं देखने जा रहे हैं, हम सिर्फ M1 की बात करेंगे। तो ये चीज़ याद रखना आपके सिलेबस में सिर्फ M1 है, तो इसलिए हम M1 को ही पढ़ रहे हैं। अब M1 किन किन चीज़ों को मिला के आप बोलोगे कि मेजर ऑफ मनी जो है वो M1 है, तो उसमें पहली चीज़ आ जाती है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, ठीक है। करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंक्स ऑब्वियस सी बात हम कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं। फिर आता है अदर डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है। यदि इन 4 चीज़ों को हम जोड़ देते हैं, सॉरी 3 चीज़ों को हम जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जिसका कंपोनेंट कौन सा है या पार्ट कौन सा है M1 बन जाता है। कि ये मतलब प्राइमरी स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें और भी जुड़ती हैं बट वो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मनी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ये बहुत छोटा सा चैप्टर था, बट आई होप आप सबको ये पसंद आएगा। कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। आपको 12th 11th और 12th की पूरी जो कॉमर्स की जो भी सिलेबस है पूरा आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा हमारे चैनल पे, तो इसलिए इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।